हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री का वीडियो पेपर सॉल्यूशंस। इसमें हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को विद इजीली और फिर सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे रेडियस जो बीसीसी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता है। तो बीसीसी स्ट्रक्चर्स का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, 4r होता है, और जो एज लेंथ होती है वो क्या होती है, 3a होती है। यहाँ पे 3a² होती है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस होता है ये क्या होता है, 4r होता है, और हम यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करते हैं एस फॉर द एज लेंथ। सो आप लोगों को समझ आ रहेगा ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। The pH of the weak monoacidic base is 11.2. Its OH minus ion concentration is तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताना है। जो pH है वीक मोनोएसिडिक बेस का वो कितना दिया है, 11.2 दिया है। तो इसे हम देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया गया है। तो pH प्लस POH आप जानते होंगे कितना होता है, 14 होता है। तो हम POH को कैसे निकालेंगे, POH इज इक्वल टू क्या, pH माइनस 14 माइनस क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा, क्योंकि 11.2 यहाँ पर क्या दिया गया है, pH दिया गया है वीक मोनो एसिडिक बेस का। तो यहाँ पर हम लोग, आप सभी लोग जानते होंगे जो POH होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ क्या होता है, लॉग ऑफ OH माइनस होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कितना, -2.8 आ गया है यहाँ पे वैल्यू, और -2.8 में हमने क्या किया है, +1 और +1 और -1 किया है। तो ये क्या हो जाता है, -3 + 0.2 हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। तो ये एंटी लॉग लेते हैं तो ये वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, 10⁻³ होती है। और टेकिंग एंटी लॉग जो होता है वो हमारा कितना होता है, 0.2 होता है। और 0.2 को हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो 1.5 आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर जो है वो ए करेक्ट है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, which of the following correctly represent the integrated rate law equation for a first order reaction in gas phases? तो इस क्वेश्चंस में हमें डायरेक्टली फॉर्मूला के बारे में बताना था यहाँ पे। तो अपना ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2 आयन इज, इसमें हम लोग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। जो Mn होता है वो आप सभी जानते होंगे, जो Mn होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो क्या होता है, 4s2 3d5 होता है। इसमें हम 4s2 3d5 होता है, पर हमें यहाँ पे Mn+2 के बारे में पूछा गया है। तो Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 वहाँ पे क्या हो जाता है, हट जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, 3d5 मिलेगा। तो 3d5 में हम यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3d5 के वो क्या होते हैं, सिंगली पेयर होते हैं। और यहाँ पे सिंगली पेयर होने की वजह से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कैसे, रूट ऑफ n+2 का फॉर्मूला लगा करके। यहाँ पर जो n होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 5 7 35, तो हमारी वैल्यू आती है 5.91। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स हैविंग द IUPAC नेम टेट्रामाइन डाइब्रोमो प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड इज। इसमें हमें IUPAC नेम पूछा है, वो आप लोग सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे कि जो PTBr2 होता है, जो हमारा Br2 होता है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, और यहाँ पे Br2 जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है। यहाँ पे हम ये हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे IUPAC नेम किसका, टेट्रा डाइब्रोमो प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड्स का। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स, क्या एलाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं हम लोग। एलाइलिक हैलाइड्स आप सभी लोग जानते होंगे, जब 3 कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन पे अगर एक डबल बॉन्ड लग जाए तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उसे एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 7 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रोसीड करते हैं। द फॉलोइंग द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस इज, क्या दिया यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो आप सभी लोग जानते होंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब
अब हम यहाँ पर हम लोग ने सीखा है कि रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि क्या करना, ऑक्सीजन को हटा देना और फिर ऑक्सीजन को हटा देना और हाइड्रोजन को क्या करना, ऐड करना। जैसे हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो वहीं रेडिएशन एजेंट का भी काम होता है। ये जो H3O दिया है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि एसिडिक कंडीशन में जो है वो हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, और जो C डबल बॉन्ड O है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन निकाल करके हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये ऑप्शन आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पर OH लग जाता है यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो आप लोग समझ रहे होंगे ये क्वेश्चंस को सारे। सो क्वेश्चन नंबर 8 पर प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ओजोनोलिसिस ऑफ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन फॉलोड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ Zn डस्ट एंड वाटर गिव्स। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ये रिएक्शन को कैसे सॉल्व किया गया है। तो ये रिएक्शन में हमने यहाँ पर देखा है कि देखो यहाँ पर क्या है कि 4 कार्बन के हमारे क्या है, पेरेंट चेन है। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे क्या लग गए हैं, मिथाइल ग्रुप लग गए हैं, और सेकंड पोजीशन पे क्या, डबल बॉन्ड लग गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओजोनोलिसिस वो रिएक्शन होती है जहां पर हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, ब्रेक डाउन डबल बॉन्ड का हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे। तो Zn डस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। वो भी कितने, दो हमें एसीटोन्स मिलते हैं यहाँ पे। दोनों क्या होते हैं, दोनों एक प्रोडक्ट होता है, एक दूसरा क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, सी है। सो आप लोगों को समझ में आ रहेगा ये भी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इजीली क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली एमसीक्यू आपके टेक्स्ट बुक से ही आया है। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन माल्टोज इज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे माल्टोज में प्रेजेंट रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहाँ पे, तो जब मोनोमर क्या पूछा है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज, तो मोनोमर का जो नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन से डायरेक्टली टेक्सचुअल से आए हैं, आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक में देख करके आप देख सकते हैं वहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर द फॉलोइंग में फर्स्ट क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज टू नो ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल के ज्योमेट्री के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स को हम ढूंढने के लिए उनकी ज्योमेट्री देखने के लिए, देखो उनकी ज्योमेट्री देखने के लिए हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। और ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होते हैं वो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल की क्या करते हैं, ज्योमेट्री बताते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर प्रोसीड करते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोइंग बाय द एक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है किसके ऊपर, एसिटामाइड्स के ऊपर। तो एसिटामाइड के ऊपर रिएक्शन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है कहाँ से, अमाइंस चैप्टर से। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की बात किया गया है। रिडक्शन ऑफ अमाइड डायरेक्टली आपको सेकेंड या थर्ड पेज नंबर अमाइंस का देखेंगे तो वहाँ पर ये लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन वहीं का है। CH3C डबल बॉन्ड NH2 के बारे में इसमें बोला है। अमाइड्स का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किससे कराया गया है, और ईथर से कराया गया है। तो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। तो रिडक्शन जो होता है वो क्या करता है कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या करता है, ऑक्सीजन करता है, और एडिशन ऑफ क्या करता है, हाइड्रोजन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर से निकाल दिया गया है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एडिशन हो चुका है। इसे हम क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मेशन हुआ है, इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है। किससे, एसिटामाइड से। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स। क्या बोला गया है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं विद सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। उसे हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन है, उसे हम 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, 2 NaCl फॉर्म कर लेता है एज ए बाय प्रोडक्ट। और फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, बायफिनाइल। मीन्स 2 रिंग जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायफिनाइल रिंग्स। सो ये आप लोगों को समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट्स। क्रायोलाइट्स क्या होता है, क्रायोलाइट्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na3AlF6। ये क्या होता है, क्रायोलाइट्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो कंपोजिशन होती है इसकी, जो Na होता है, क्या होता है, Al होता है और F होता है, मीन्स ये क्या होते हैं, उसकी कंपोजिशन होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में जो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या यूज होता है। ये क्वेश्चन जो है अपना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है। जो इसमें हम किसकी बात करें, सिस्प्लैटिन की बात करें। सिस्प्लैटिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, PTNH3 ट्वाइस और क्या होता है, Cl2 होता है। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है किसका, सिस्प्लैटिन का। तो इसका स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे शो किया है आपको। देखो दोनों NH3 जो है वो हमारे क्या है, सेम साइड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। ऐसे वो प्लेटिन स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग इसलिए सिस्प्लैटिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो इसमें दिया गया है कि राइट द SI यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या, राइट द SI यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हमारा क्या होता है, यहाँ पे KF होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है। यहाँ पे M जो होता है वो हमारा क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो डेल्टा TF अपॉन M करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इक्वल टू KF हो जाता है। तो KF को ही हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो डेल्टा T क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को हम, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उसे हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। और जो मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, मोल पर केजी होती है। तो मोल पर केजी होते हैं तो हम लोग इसे मोल पर केजी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर में क्या है, केजी, मोल पर केजी है, तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वो क्या हो जाता है, केल्विन से केल्विन हो जाता है और केजी हो जाता है और मोल इनवर्स हो जाता है। मीन्स अपनी KF का जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है उसका यूनिट है केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर में दिया है कि करेक्ट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी। और स्पॉन्टेनिटी मतलब होता क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी में यहाँ पे शो किया गया है। ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर्स के क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं, स्पॉन्टेनियस जो होता है वो मीन्स जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कोई रिएक्शन अपने आप होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो इसमें यही पूछा गया है, डेल्टा G का वैल्यू पूछा गया है। तो डेल्टा G जो हमारा होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जब डेल्टा G हमारा निगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा G जब हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा G हमारा क्या होता है, 0 होता है तो वो रिएक्शन क्या होती है, एट इक्विलिब्रियम पे होती है। सो आप लोगों को ये समझ में आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी। क्या दिया है, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी। यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी जो होता है वो हमारा, देखो यहाँ पे कितना दिया गया है, 0.4 मोलार कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है। और फॉर कितना दिया है, 0.5 मोलैरिटी क्या दिया है, किसका, BaCl2 का। इफ इट्स कंडक्टिविटी इट्स 298 केल्विन इज 0.01 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि जो हमारा मोलार कंडक्टिविटी वो होता है, क्या होता है, 1000 इंटू K डिवाइड बाय क्या होता है, C होता है। तो हमें K की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 0.01 दी गई है। क्या, K की वैल्यू 0.01 दी गई है। यहाँ पे C कंसेंट्रेशन है हमारा, यहाँ पे कितना दिया गया है, कंसेंट्रेशन 0.5 मोलैरिटी दिया गया है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन वो भी किसका, BaCl2 का। तो हम लोग यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 10 डिवाइड बाय 0.5 आ जाता है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कि अपना वैल्यू जो है वो कितना आ जाता है, 100 डिवाइड बाय 5। तो ये अपना वैल्यू जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। मीन्स अपनी मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 20 है। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है यहाँ पे, सेक्शन B में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स। लैंथेनाइड एक्टेनाइड्स आपने पीरियोडिक टेबल्स में 11th में भी पढ़ा रहेगा। सो ये इजी है। यहाँ पे हमने ये देखना है लैंथेनाइड क्या होता है। लैंथेनाइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या, कहाँ एंटर करता है, 4f ऑर्बिटल्स में। 4f ऑर्बिटल में अगर एंटर कर दिया तो वो हमारा लैंथेनाइड, और 5f ऑर्बिटल में अगर एंटर कर दिया तो वो हमारा क्या, एक्टेनॉइड, क्योंकि वो उसके नीचे ही होता है जस्ट। तो हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, लैंथेनॉइड सीरीज होता है। और जो सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, एक्टेनॉइड सीरीज होता है।
तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, जो हमारा लैंथेनॉइड सीरीज है उसका कितना होता है, +4 होता है। और जो एक्टिनाइड सीरीज होता है उसका +3, +4, +5, +6 और +7 होता है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, एक्टिनॉइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमने ये 11th में पढ़ा रहेगा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर्स। तो ये वहीं पे यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट की बात की गई है। क्या बोला गया है यहाँ पे, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm of Hg and vapor pressure of solution of a solute in benzene is 600 mm of Hg। तो यहाँ पे हम प्योर बेंजीन की बात करते हैं। देखो प्योर बेंजीन को हम किससे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब हम P0 लिखते हैं ना तो वो क्या होता है, हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। क्या, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर बेंजीन की बात की गई है। प्योर बेंजीन का जो हमें वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 640। कितनी दी गई है, 640 mm of Hg। दूसरा जो वेपर प्रेशर दिया गया है किसका, सॉल्यूशन का या फिर सॉल्यूट का, यहाँ पे बेंजीन का यहाँ पे कितना दिया गया है, 600 mm of Hg दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मोलार फ्रैक्शन फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका, सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का यहाँ पे क्या, हम x2 लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। कौन से फॉर्मूला होते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू क्या, x2। ये इसके क्या है, फॉर्मूला है। तो डेल्टा हम क्या यूज करते हैं, चेंज के लिए यूज करते हैं। तो चेंज क्या होता है कि प्योर माइनस जो हमारा रिजल्टेंट होता है या फिर नॉर्मल होता है उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो डेल्टा क्या, हम इसे डेल्टा P को कैसे लिखेंगे यहाँ पे, और P1 नॉट माइनस क्या, P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू क्या, x2। तो ये हमें जो डेल्टा है वो हमें बता रहा है चेंज के बारे में। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे। तो आप लोगों को ये वैल्यू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 640 किसका, P0 का वैल्यू है, और P का वैल्यू कितना है, 600 है यहाँ पे, और 640 फिर से P का वैल्यू इंटू x2। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। 640 इंटू क्या, x2 हो जा रहा है। तो x2 इज इक्वल टू 40/640 हो जा रहा है। तो x2 इज इक्वल टू 1/16 इज इक्वल टू 0.0625। ये हमारा क्या है, आंसर है। सो आप लोगों को ये समझ में आ रहेगा ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो ग्रीन केमिस्ट्री वो होती है जो क्या करती है, पोल्यूशन से बचाने की कोशिश करती है। मीन्स जहाँ पर हम लोग क्या हजार्डस सब्सटेंस का यूज नहीं करते हैं। हजार्डस सब्सटेंस मीन्स जैसे प्लास्टिक हो गया, फिर और सारी चीजें हो गई जो हमारे नेचर को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे क्या होते हैं, हजार्डस होते हैं। तो वो क्या पोल्यूशन करते हैं। तो वहीं पे जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में भी क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री होता है। वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट को हमें क्या करता है, सिंथेटिकली वो हमें यूज तो होता है बट वो प्लांट से एज ए सोर्स, प्लांट सोर्स से या फिर कोई भी सोर्स से जो बनता है वो हमें क्या होता है, ग्रीन केमिस्ट्री की हम बात करते हैं वहाँ पे। सो अगले क्या क्वेश्चंस में क्या दिया है, राइट टू एडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल एंड नैनो टेक्नोलॉजी। जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है वो हमें बताया गया सोलार पावर के लिए यूज होता है। क्या, किसके लिए, सोलार पावर के लिए। सोलार पावर आप सभी लोग जानते होंगे, वो विद द हेल्प ऑफ सन से वो क्या होता है, चार्ज होता है, और फिर वो हमें पता चलता है कि वो सन क्या करता है, एनर्जी यहाँ पे मतलब देता है, और हम उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे। सो ये नैनो पार्टिकल्स और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है। यहाँ पे क्या दिया गया सेकंड पॉइंट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स। स्मार्ट ड्रग्स हेल्प आर फास्टर्स विदाउट साइड इफेक्ट। जो स्मार्ट ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फास्टली और विदाउट साइड इफेक्ट, मीन उसका कोई क्या होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा, इम्प्योरिटी का मतलब आप लोग क्या समझते हो। इम्प्योरिटी का मतलब देखो यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ मैं तो ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस है, मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस वहाँ पे ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। तो वो हम इम्प्योरिटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो इम्प्योरिटी यहाँ पे हम कैसे सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन अगर मैंने क्या कर दिया, एक कॉपर का क्या कर लिया, एक कॉपर का रॉड ले लिया है वहाँ पे, अगर उसमें मेरे क्या है जो सब्सटेंस है वो क्या है, कॉपर्स के हैं, और उसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया जिंक के एटम्स को, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉरेन एटम आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स। होस्ट एटम मेरा कौन था, यहाँ पे कॉपर था, तो वहां पर कौन आ गया, फेरस आ गया। तो ये क्या हो गया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मैंने कर दिया किसका, सब्स्टिट्यूशन कर दिया किसका, इम्प्योरिटी का यहाँ पे। तो इससे हम सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं हम लोग। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल वो पोजीशन होता है जो क्या होता है कि दो एटम के बीच में जो वॉइड
बनते हैं वहां पे हम क्या बोलते हैं उसे, और इन दो एटम के बीच में जो वॉइड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। तो वो वॉइड के अंदर अगर कोई एटम आकर के प्रेजेंट हो जा रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। वो भी कौन से पोजीशन पे, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। तो इंटरस्टिशियल पोजीशन देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर्स। तो लैटिस स्ट्रक्चर्स मींस जो सॉलिड होते हैं ना, उनके 3D स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे बोला गया है। क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद फीमिंग H2SO4। तो क्लोरोबेंजीन आप जानते हो कि अगर बेंजीन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन को एडिशन कर दिया वहां पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर हम लोग तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर हम लोग रिएक्शन अगर जब करते हैं किसका, H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, वो सल्फोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के टर्म्स में हम उसे हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जब भी हम सल्फोनेशन की बात करेंगे आप लोग याद रखना हमेशा कि जब भी सल्फोनेशन होता है तो SO3H ग्रुप क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, SO3H ग्रुप ऐड होता है। तो यहाँ पर देखो आप क्लोरोबेंजीन के ऊपर एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे क्या हो गया, SO3H ग्रुप ऐड हो गया है। तो ये जो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मीन्स क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाता है, हमारा मेन एटम हो जाता है, और SO3H जो हो जाता है वो उसके रिस्पेक्ट में हो जाता है। सो ये आप लोगों को समझ में आ रहेगा, इसे सल्फोनेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड में देखते हैं। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की बात की गई है। इथाइल ब्रोमाइड आप लोग सभी जो जानते रहेंगे, इथाइल क्या होता है, 2 कार्बन के अगर ऊपर ब्रोमीन लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इथाइल ब्रोमाइड को अगर हम हीट करते हैं किसके साथ, सिल्वर एसीटेट के साथ, तो सिल्वर एसीटेट के साथ जब हम हीट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, AgBr जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और वहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, ईस्टर का फॉर्मेशन। मीन्स इथाइल ब्रोमाइड से सिल्वर एसीटेट्स का रिएक्शन होता है और हमें ईस्टर्स मिलता है। सो अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिखाया गया है डिफाइन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वीक एसिड और उसके जो सॉल्ट होते हैं, वीक एसिड अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अगर हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड कौन होता है, CH3COOH। CH3COOH आप सभी लोग जानते होंगे कि वीक एसिड होता है, क्योंकि वो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे करता है। अगर उसे हम तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, CH3COO- और H+ बन जाता है। तो इस वजह से वो क्या होता है, पूरी तरीके से टूटता नहीं है, एट इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है, इस वजह से हम उसे वीक एसिड बोलते हैं। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट अगर उसका हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ, NaOH के साथ, तो वो क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ONA बना लेगा। मीन्स यहाँ पर CH3COONA बना लेगा यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो जाता है, वीक एसिड का सॉल्ट हो जाता है। विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। एसिडिक बफर का मतलब ये है कि जब हम रिएक्शन में कोई चीज ऐड करेंगे तो वहां पे उसका pH चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगला क्या दिया गया है, राइट द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2। तो PbI2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे होता है। तो ये क्या फॉर्म करता है, Pb+2 एंड 2I- फॉर्म करता है। तो टाइम 0 पे जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो एट 1 मोल दिया गया रहता है यहाँ पे, और जब टाइम 0 पे हम जो यहाँ हमारा Pb2+ होता है और 2I- होता है, ये क्या होते हैं, 0-0 होते हैं, क्योंकि टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मीन्स PbI2 अपना कुछ ना कुछ था यहाँ पे। जैसे ही टाइम कुछ ना कुछ बीता है तो यहाँ पे T=T, मतलब टाइम जब कुछ बीता तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, S फॉर्म हो जाता है यहाँ पे Pb+2 के टर्म्स में। और यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर Pb कितना है, 1 मोल्स में प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ I प्रेजेंट है, I-। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, 2S² हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग KSP का फॉर्मूला लगाते हैं। ये किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे 1S1 यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, Pb+2 का है, और यहाँ पर 2I- का कितना है, 2S² है। तो इसे हम देखेंगे तो 1S हो जाएगा, यहाँ पे 4S² हो जाएगा। तो S अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 4S³ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा आंसर है किसका, 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर इथाइल अमाइन का हम लोग रिएक्शन करेंगे किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3 होता है, और कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, यहाँ पे KOH होता है। अगर इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि ये अमाइन चैप्टर्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो कार्बिल अमाइन टेस्ट बोला जाता है इसे।
तो यहाँ पर क्या होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, मीन्स इथाइल अमाइन जो होता है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर CH Cl3 और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारे H2 होते हैं वो डायरेक्टली हट जाते हैं और वहाँ पे कार्बन आ जाता है। तो हम लोग CN को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि साइनाइड होता है, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, NC का। तो याद रखना आप लोग सभी लोग कि NC जो होता है वो हमारा क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है टेक्स्ट बुक से, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला गया है, बी में क्या बोला गया है, नाइट्रस एसिड के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। तो इथाइलामाइन का हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नाइट्रस एसिड हमारा क्या होता है, HNO2 होता है। क्या होता है, HNO2। तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, C2H5 और N2 प्लस फॉर्म होता है और Cl माइनस फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे थे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब हम सेल्सियस में दिया रहा है उसे हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। और सेल रिएक्शंस की बात की गई है यहाँ पर, CD सॉलिड प्लस SN2 प्लस एक्वस और CD+2 एक्वस प्लस SN सॉलिड की बात की गई है यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि CD 0 में था, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पर आप लोगों को समझ में ये आना चाहिए कि जब कोई भी एलिमेंट अपने प्योर स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। मीन्स यहाँ पर CD क्या हो गया है, 0 से कहाँ गया है, +2 गया है। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, हम ऐसे भी बता सकते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें ECD का क्या दिया गया है, -0.403 वोल्ट दिया गया है यहाँ पे। और E0 जो है हमारा SN का कितना दिया गया है, -0.136 वोल्ट दिया गया है। तो इसे हम सॉल्यूशन में फाइंड कैसे करते हैं, अगर हमें E0 सेल ढूंढना होता है तो वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि E0 सेल जो होता है वो हमारा E0 ऑफ क्या, कैथोड, माइनस E0 ऑफ क्या होता है, एनोड होता है। तो यहाँ पे हमारा कैथोड क्या होता है, SN होता है यहाँ पे। तो ये हो जाता है -0.136 और यहाँ पर माइनस जो साइन है वो लग जाता है वहाँ पे, और जो हमारा एनोड है वो कितना दिया गया है, -0.403 दिया गया। तो अपनी जो वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है, 0.267 आ जाती है। हमारा क्या वोल्ट में आंसर आता है, ये क्या होता है, E0 सेल होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, गिब्स एनर्जी फाइंड करना है। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है ΔG = -NFE नॉट सेल्स। E0 सेल्स के बारे में बताना है हमें, क्योंकि E0 सेल हमने फाइंड किया है पीछे। यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया कि जो CD होता है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 मोल्स का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। तो N की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे 2 हो जाती है। इनटू F जो होता है वो हमारा क्या होता है, फराडे कांस्टेंट होता है। फराडे कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 96500 कूलम होती है। यहाँ पे E0 सेल जो होता है वो हमारा कितना हो जाता है, 0.267 हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई करते हैं 965 का, और ये जो 2 0 है हमारे, इसको हम लोग 10⁻² लिख लेते हैं और 0.267 की बात करते हैं यहाँ पे। -2 इंटू 965 इंटू, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² को 0.267 में, तो ये 26.7 हो जाता है यहाँ पे। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरी वैल्यू को तो 51531 माइनस में आंसर आता है। तो ये जो ΔG की वैल्यू होती है ना, ये रिएक्शन जो हम होती है ना, तो हम इसे बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ΔG की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये हमने पिछले टर्म्स में भी देख चुके हैं इसे। सो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, राइट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की बात की गई है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, ग्लूकोज जो हमें है मिल रहा है किससे, सुक्रोज से। तो यहाँ पे देखो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। क्या होता है, C12H22O11 होता है यहाँ पे, और जिसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H2O के साथ, इन द H+ के प्रेजेंस में। H+ हमारा क्या होता है, एसिडिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, किसकी, एसिडिक कंडीशंस की। तो ये हमारा रिएक्शन जो होता है वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, C6H12O6 फॉर्म होता है, प्लस C6H12O6 फॉर्म होता है। तो एक हमारा वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसकी रिएक्शंस की बात कर लिए। अब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ डी राइबोस। तो डी राइबोस के स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं। ये क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट का मतलब पांच लोग होते हैं यहाँ पे। एक ऑक्सीजन पोजीशन ले लिया है अपनी और 4 कार्बन है, उसके ऊपर OH और H ग्रुप लगे हैं, और एक साइड क्या, CH2OH ग्रुप और H ग्रुप लगे हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, डी राइबोस का। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमें बता रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। अमाउंट ऑफ मैटर जैसे कि क्या, मास, और फिर क्या, वॉल्यूम।
मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर की बात करते हैं, जैसे कि समझ लो हम मास की बात करते हैं, तो अगर मैंने 1 kg कुछ लिया है, उसको मैंने अगर कुछ हटा दिया वहाँ से, तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर एक ही रूम में अगर मैं प्रेजेंट हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे वो रूम में जो मैं प्रेजेंट हूँ वहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर मीन्स एसी चालू कर रहा हूँ मैं, तो मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो एसी का टेम्परेचर रहेगा वही रूम का भी टेम्परेचर रहेगा। मीन्स ये टेम्परेचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर। यहाँ पर हम कैलकुलेट द, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द एक्सपांसन ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं फॉर 10 dm³ टू 20 dm³ एट 298 केल्विन इन वैक्यूम। अच्छा, आप लोग इसमें ये क्वेश्चंस में सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप लोगों को ये मतलब आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब भी रिएक्शन में क्या वैक्यूम में हो रहा है और आइडियल कंडीशन है, यहाँ पे रिएक्शन का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, या फिर वर्क डन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपांस कर रहा है, और यहाँ पे वैक्यूम में रिएक्शंस हो रही है जो भी, तो ये जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है, 0 आ जाती है वैल्यू इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66 पॉलीमर्स। अच्छा, नाइलॉन 66 पॉलीमर्स आप लोग ने पॉलीमर चैप्टर्स में देखे रहेंगे। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या होता है यहाँ पे, अगर मेरा CH2 है, ये इथिलीन ग्रुप होता है, 4 टाइम्स है, यहाँ पे एक साइड क्या है COOH है, दूसरे साइड भी क्या है COOH है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। अगर यहाँ पे CH2 इथिलीन ग्रुप है, कितने हैं नंबर ऑफ, यहाँ पर कितने हैं 6 है, और एक साइड क्या है NH2 है, दूसरी साइड क्या है NH2 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सा इथिलीन डायमाइन। क्या बोलते हैं, हेक्सा इथिलीन डायमाइन। मीन्स ये दोनों के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, नाइलॉन 66 का। किसका, नाइलॉन 66 का। यहाँ पर क्या हो जाता है कि देखो, यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे टर्मिनल पोजीशन पे, तो एक जगह क्या है C डबल बॉन्ड O है, और दूसरी वाली टर्मिनल पोजीशन पे देखेंगे तो क्या है NH। इस यहाँ से वाटर का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। क्या हो गया, वाटर का रिमूवल हो गया। आप देखेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आप लोगों को लास्ट वाले साइड देखेंगे तो यहाँ पर OH गायब हुआ है, और यहाँ पर क्या फॉर्म, एक H गायब हुआ है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, मीन्स वाटर का यहाँ पे रिलीज हुआ है यहाँ पे। तो ये रिएक्शन जो फॉलो हुई है यहाँ पे नाइलॉन 66 से बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कितना, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो P ब्लॉक का क्वेश्चन है। तो P ब्लॉक में हमें ये हमने देखा रहेगा बहुत ही अच्छे से कि क्लोरिक एसिड क्या होता है। जो क्लोरिक एसिड होता है ना हमारा, वो क्या होता है, HClO3 होता है। क्या होता है, HClO3। तो HClO3 का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे शो किया गया है, वो हमने दिखाया है यहाँ पे। Cl जो है वो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O 2 टाइम्स ऐड हुआ है यहाँ पे, और क्या OH के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया है यहाँ पे। तो इससे इसका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे है, और इसका स्ट्रक्चर्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या है, 7 कितना नंबर ऑफ यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बॉन्ड बन गए। इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहेगा क्लोरीन के पास, कि नंबर ऑफ क्लोरीन जो होते हैं वो क्या 7 बॉन्ड, मतलब 7 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है। तो हम लोग पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। किसकी, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। यहाँ पे पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ही ये है कि यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या किया है, ऐड कर लिया है। आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, एडिशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी का मतलब 2 ऑक्सीजन जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो पेरोक्सी लिंकेज का जो स्ट्रक्चर्स होता है कुछ ऐसा होता है यहाँ पे, और वो किसका, डाइसल्फ्यूरिक के फॉर्म में। तो डाइसल्फ्यूरिक के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O8 हो जाता है। इसे हम मार्शल एसिड भी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन P ब्लॉक के हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, देखना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हैं। किसे, ऑस्मोसिस को। तो ऑस्मोसिस आप लोग सभी लोग जानते होंगे, वो 11 से, और जो बायो लिया होगा वो भी जानता रहेगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। किसका होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है किसका, सॉल्वेंट का, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कोई भी अगर सॉल्वेंट मेरा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, विद कैसे, विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 15 में पार्ट 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, हाउ विल डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में जब ये एलिवेशन की बात करते हैं तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो
टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, एम हो जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, के बी कॉन्स्टेंट लग जाता है यहाँ पे, इनटू क्या एम। एम जो होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, मोलैलिटी होता है। क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, जो होता है हमारा क्या होता है, W2 अपॉन क्या हो जाता है, M2 हो जाता है। और मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, W1 ग्राम हो जाता है। इसे हम क्या 1000 में कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या हो जाता है कि M इज इक्वल टू W2 अपॉन क्या, W2 अपॉन M2, W1 अपॉन क्या 1000। तो M2 इज इक्वल, M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन 1000। और इसे हम TB के कैलकुलेशन में देखते हैं, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन W2 अपॉन क्या हो जाता है, M2 हो जाता है। और W1 अपॉन क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। मीन्स M2 यहाँ पे जब हम बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, KB इंटू W2 इंटू W1 और डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू क्या 1000। तो ये हमारी क्या होती है, वैल्यू होती है किसकी, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की क्या होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। सो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्ट द फॉलोइंग की बात किया गया है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के बारे में। और मीन्स हमें कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल को किसमें, इथाइल एसिडेट में। तो इथाइल अल्कोहल आप सभी लोग जानते होंगे, इथाइल मतलब 2 कार्बन और उसके ऊपर क्या OH ग्रुप आकर के क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर जी कराया जाए किसके साथ, ये यहाँ पे इथाइल एसिटेट के साथ अगर कराया जाए तो ये क्या एसिडिक कंडीशन में ये क्या बना लेता है, सॉरी यहाँ पे एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया इथाइल अल्कोहल का, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, इथाइल एसिटेट बन जाता है। यहाँ पर क्या वाटर रिमूवल हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया है कि वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया है, एक साइड से OH एक साइड से H। तो यहाँ पर इथाइल एसिडेट का फॉर्मेशन हो गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, कन्वर्जन ही है ये भी, फिनॉल इंटू बेंजीन का। मीन्स फिनॉल क्या होता है, हमारा बेंजीन के ऊपर हमारा क्या हो जाता है, OH लग जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या Zn। तो हम यहाँ पर क्या हो जाता है, Zn क्या करता है, रिमूवल कर देता है किसका, और OH ग्रुप का। तो यहाँ पे ZnO फॉर्म हो जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट, और बेंजीन जो है वो हमारा फॉर्म हो जाता है एज ए प्राइमरी प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में थर्ड को देखते हैं। 16 में थर्ड का जो हमारा क्वेश्चन है वो डाई इथाइल ईथर से कन्वर्जन किसका है, इथाइल क्लोराइड का। तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर, ईथर क्या होता है, ROR ग्रुप होता है। ROR ग्रुप, R हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, C2H5 ले रहे हैं। C2H5 क्या है, हमारा R ग्रुप है यहाँ पे। तो C2H5O C2H5, ये जो हमारा क्या है डाई इथाइल ईथर है। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ, PCl5 के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, और 2C2H5 बन जाता है, और क्या बन जाता है, Cl बन जाता है, और क्या हो जाता है, POCl3 एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर क्या दिया गया, अ वीक मोनो बेसिक एसिड। क्या दिया गया, वीक मोनो बेसिक एसिड दिया गया। हम लोग वहां पर पढ़े थे वीक मोनो एसिडिक बेस पढ़ा था वहां पे हम लोग ने, फिलहाल ही अभी जल्दी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वीक मोनो बेसिक एसिड दिया गया, इस 10% दिया गया है, जो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है और इन 0.05 मोलैरिटी। मतलब ये क्या है, कंसंट्रेशन दिया गया है हमें सॉल्यूशंस का। व्हाट इज द परसेंट डिसोसिएशन बोला गया है, परसेंट डिसोसिएशन हमें बताना है, और क्या दिया गया है 0.15 मोलैरिटी कंसंट्रेशन, ये भी दिया गया है मुझे। तो हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो हमारा डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाता है, Ka इज इक्वल टू क्या, अल्फा 1 का स्क्वायर C1 होता है, और Ka2 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू क्या होता है, C2 होता है। तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो अल्फा 2 है यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पे व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन। पहले का हमें 10% दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर सोल्यूशन में हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, Ka1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Ka2 हो जाता है। तो यहाँ पर Ka1 इज इक्वल टू अगर K2 हो जाता है, तो यहाँ पे अल्फा 1 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो अल्फा 2 स्क्वायर इंटू C2 इज इक्वल टू अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे 10 का स्क्वायर अगर हमने कर दिया इंटू क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइड बाय कितना हो जा रहा है 0.15, हमारा क्या कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे अल्फा 2 स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, तो 33.33 आ रही है। जब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो क्या रूट लग जाता है, यहाँ पे 33.33 हो जाती है उसकी वैल्यू। और यहाँ पे अल्फा 2 की वैल्यू जो हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, 5.77% आ जाती है। सो ये हमारा परसेंट डिसोसिएशन था। परसेंट डिसोसिएशन को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सप्लेन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन्स। और यहाँ पर हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताना है। यहाँ पे डिहाइड्रो मतलब क्या, हाइड्रोजन का हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का
मतलब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का क्या करना है, रिमूवल करना है डायरेक्टली, हमें ये समझ में आना चाहिए पहले तो हमें ये याद रहना चाहिए कि अगर हमें क्या बोला गया है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब सेकेंड पोजीशन पे हमें क्या लग गया है, क्लोरीन लग गया है, किसमें, ब्यूटेन स्ट्रक्चर्स में। तो ब्यूटेन स्ट्रक्चर्स में देखो अगर जिस पे क्लोरीन लग गया है वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, और उसके जो नेबरिंग होंगे मीन्स बाजू वाले जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। तो बाजू वाले यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ पे दोनों कार्बन है। तो एक राइट साइड है टर्मिनल वाला और एक बीच वाला है, वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा वो भी। तो यहाँ पे हमने शो किया है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट एज ए अल्कोहल KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो इसे क्या फॉर्म कर रहा है, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जो क्या है, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड लग गया है। और जो बीच में लग गया है उसे हम क्या बोलते हैं, एज ए मेजर प्रोडक्ट, एज ए सेकंड पोजीशन पे जो लगा है डबल बॉन्ड उसे हम क्या बोलते हैं, एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ सेट्जेफ रूल, ये सेट्जेफ ने बताया था कि जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे क्या रहे, ज्यादा रहे, तो वो हमारा क्या होता है, ऐसे मेजर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा रहेगा कि जो वो क्या होती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, और मेजर प्रोडक्ट हमारा जो हो जाता है वो सेकंड पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड लगा है वो हमारा क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ही हम सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया, राइट यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्या, CFC। तो CFC की बात करते हैं हम लोग। CFC जो होता है वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये क्या होता है, एक सिंथेटिकली केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या यूज होता है रेफ्रिजरेटर में, और फिर किसमें, एयर कंडीशनर मतलब AC में और फ्रिज में यूज होते हैं। ये जो गैसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो गैसेस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं कि यूज होते हैं किसमें, आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर में। और सेकंड इसका बी पार्ट जो है वो हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ये क्या डिप्लीशन ऑफ ओजोन का काम करता है। देखो यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर होती है यहाँ पे, ये क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर की बात करते हैं। किसकी, स्ट्रेटोस्फीयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, उसमें से एक क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे क्या होता है, ओजोन प्रेजेंट होता है। तो वो ओजोन को डिप्लीशन का कौन काम करता है, CFC काम करता है यहाँ पे। तो CFC क्या करता है, डिप्लीट कर देता है, मीन्स खराब कर दे रहा है। आप लोग आज के टाइम पे जानते रहोगे कि जो हमारे जो हमारा CFC होता है वो क्या करता है कि ओजोन जो है, ओजोन परत है, वो उसे क्या कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और फिर मीन्स हमारे जो पोल्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं ओजोन को। तो इस वजह से हमें क्या हो रहा है, सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आ रही है, और उससे क्या होते हैं कि जो हमारे रेज होती हैं वो डायरेक्टली अगर अर्थ पे आती हैं तो वो हमें क्या करती हैं, तरीके कई तरीके की क्या बीमारी हमें मतलब से मतलब होने लगता है इस चीज़ों से। तो ओजोन का मतलब बचा रहना ही हमारे लिए अच्छा है। सो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम यहाँ पर देखते हैं, CFC का यूज़ कम ही करें, AC फ्रिज कम ही यूज़ करें। सो आप स्टूडेंट्स है तो आप लोग को ये पता ही रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो हमारा क्या दिया गया है कि 2000 मिलीमोल्स के बारे में दिया गया है। किसका, 2000 मिलीमोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली। हम लोगों को क्या दिया गया है, 2000 मिलीमोल्स दिया गया है किसका, आइडियल गैस का, जो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली भी हो रहा है, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और रिवर्सिबली मीन्स रिएक्शन दोनों साइड प्रोसीड कर रही है। यहाँ पर क्या बोला गया है, 20 लीटर टू 30 लीटर चेंज हो रहा है यहाँ पे एट 300 केल्विन पे। 300 केल्विन हमें टेम्परेचर दिया गया, 20 लीटर टू 30 लीटर। जैसे एक V1 दिया गया, एक क्या दिया गया, V2 दिया गया। कैलकुलेट हमें क्या करना है, वर्क डन करना है। तो आप लोग ये सभी फॉर्मूले को अच्छे से देखे रहेंगे यहाँ पे। तो ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है, तो इसका वर्क डन जो होता है वो क्या हो जाता है, -2.303 इंटू क्या, NRT लॉग ऑफ V2 अपॉन क्या, V1। अगर प्रेशर की यहाँ पे बात किया जाता है, ये फॉर्मूला जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, P1 अपॉन क्या हो जाता है, P2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कन्वर्जन हमने किया है कि 2000 मिली मोल्स जो है वो क्या हो जाता है, 2 मोल होता है। क्या होता है, 2 मोल्स होता है। तो यहाँ पर देखो 2.303 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, और n की वैल्यू क्या होती है, 2 यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को। और 8.314 जो है वो हमें क्या दिया गया है, मतलब हमें पता ही होना चाहिए क्योंकि ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दिया गया है, और लॉग मैंने आपको बताया कि जो V1 है वो कितना है, 20 लीटर, और V2 जो हमारा कितना है, 30 लीटर। तो V2 अपॉन V1 है। तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो लॉग कितना आएगा, 1.5 आएगा, और लॉग 1.5 आएगा। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आगे हमने प्रोसीड किया है, तो लॉग अगर 1.5 की बात करते हैं तो कितना होता है, 0.20 होता है। और यहाँ पे 4.6 अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू 2 करेंगे तो 4.6 हो जाता है। और फिर यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो पूरी वैल्यू जो होती है वो कितनी आती है, -22908 जूल आता है।
ये क्या वैल्यू आती है हमारी, जूल में आती है। तो हमें ये जूल में नहीं किलो जूल्स में चाहिए होता है वैल्यू। तो हम 2 डेसिमल की बात करते हैं यहाँ पे, 2 डेसिमल की बात की जाती है यहाँ पे जब हमें मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो 2 डेसिमल आप लोग ध्यान में रखना है कि 2 डेसिमल की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड डेसिमल पे हम लोग यहाँ पर 22.9 इंटू 10⁻³ कर दिए हैं। तो 10⁻³ हमारा क्या होता है, किलो का मतलब यूनिट होता है। तो यहाँ पे -22.9 किलो जूल ये हमारा क्या होता है, आंसर है यहाँ पर इसका। तो वर्क डन यहाँ पर कितना हो गया है, माइनस में हो गया है कितना, 22.9 किलो जूल्स। सो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये दिया गया है, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय विद एग्जांपल। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड वो होता है हमारा जो क्या होता है, स्मॉल आइटम जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अगर इंटरस्टिशियल हमारा मेरा क्या है, अगर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था सॉलिड स्टेट में ही कि जैसे कि ये मेरा क्या है, अगर मेरे एटम्स हो जाते हैं आपस में, वो क्या रहते हैं कि मतलब अटैच रहते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स में ही वॉइड प्रोड्यूस हो जाता है। तो वॉइड्स को हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। उसी अगर स्पेसेस में अगर मेरे छोटे छोटे एटम, स्मॉल एटम जैसे लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आकर के ट्रैप हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। अगला हम देखते हैं, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ एलॉय। एलॉय की यहाँ पर बात किया गया है। तो यहाँ पे एलॉय जो होता है वो हमारा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ क्या होता है, एलॉय जो हमारा मिक्सचर ऑफ क्या होता है कि मेटल प्लस दो मेटल या फिर दो नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है वो हमारा क्या होता है, एलॉय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, ड्रॉ लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम के बारे में बोला गया है किसका, H2O2 फ्यूल का। H2O2 जो हमारा फ्यूल सेल होता है उसमें हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो ये फ्यूल सेल होता है ना, ये यूज होता है किसके लिए, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जैसे स्पेस ऑर्गेनाइज जैसे इसरो हो गया या फिर नासा हो गया, ये लोग यूज करते हैं अपने स्पेस में, मतलब जो हमारे ऑर्बिट में जो हमारा जैसे हमारा कि ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे जैसे कि हमारा रॉकेट हो गया, तो रॉकेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूल्स यूज करते हैं। तो वो सारे फ्यूल्स जो होते हैं वो हमारे क्या करने के लिए, ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए काम आते हैं। तो ये हम यहाँ पर ये सब H2O2 का फ्यूल यूज करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एनोड है जो पॉजिटिव वाला साइन है, और जो निगेटिव वाला है वो हमारा क्या है, कैथोड है। यहाँ पे H2O2 का हम क्या करवाते हैं, इनर्ट करवाते हैं, रिएक्शन मतलब यहाँ पर करवाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, QH होता है। तो ये हमारा क्या होता है, H2O2 का फ्यूल सेल्स होता है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर लिखा है कि जो फ्यूल सेल्स होता है वो स्पेस प्रोग्राम के लिए यूज होता है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लॉन्ग ड्यूरेशन, मींस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम आता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगला हमने यहाँ पर देखा है जो फ्यूल सेल होता है वो क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स जैसे कि हम कार में देख सकते हैं या फिर कई व्हीकल्स में देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस के तौर पे। तो अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये अपना कोऑर्डिनेशंस का है। कोऑर्डिनेशंस में आप लोग ने पढ़ा रहेगा सारी चीज की COF6 के बारे में। COF6 जो होता है वो हमारा क्या होता है, कोबाल्ट, और ये F6 क्या होता है, फ्लोरीन होता है। यहाँ पे बोला गया है COF6 3-। तो हम लोग इसका सबसे पहले टर्म्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसका। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे हम राइट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले यहाँ पे, तो COF6 3-, तो x + 6 - 1 यहाँ पे इक्वल टू -3 हो जा रहा है। तो x का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो हमारा क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसकी हम जब बात करेंगे, जब किसी भी एटम के ऊपर अगर क्या 6 फ्लोरीन लग जाए या फिर कोई भी 6 एटम लग जाए, तो वहां पर उसकी हाइब्रिडेशन जो हो जाती है, अगर वो सिंगल सॉरी अगर वो जब क्या लग जाए कि अगर सिंगल एटम जो हमारे कोबाल्ट है वहां पे अगर फ्लोरीन लग जाते हैं, 6 एटम है वो भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, sp3d2। क्या बोलेंगे, sp3d2। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बॉन्ड हमें एक हाइब्रिडेशन के बारे में बता देता है यहाँ पे। तो हमारा sp3d2 यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है यहाँ पे हाइब्रिडेशन के बारे में। और यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है, पैरामैग्नेटिक। हम आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को कैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ये थर्ड क्या दिया गया है, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स में। ये क्या होता है, इनर तो नहीं होता है, क्या होता है, आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये sp3d2 फॉर्म करता है। अगर ये इनर होता है तो d2sp3 फॉर्म करता है यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ज्योमेट्री के बारे में बोली गई, तो ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन में लगे हुए होते हैं, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये ज्योमेट्री जो शो करती है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो CO+3 जो होता है वो क्या करता है, D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, D6 कॉन्फ़िगरेशन। CO जो होता है वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो उसका होता है वो क्या होता है, 27 एटॉमिक नंबर होता है। और 27 एटॉमिक नंबर में से हमने क्या कर दिया, अगर +3 कर दिया,
तो यहाँ पे 4s2 3d7 हो जाता है। अगर 3 हटाया हमने इलेक्ट्रॉन तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए और एक 3d से इलेक्ट्रॉन हट गए, तो d6 कॉन्फ़िगरेशन बचा। और यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि एक ही पेयरिंग है और 4 क्या है, अनपेयर है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है हमारे पास, जो लिगैंड लगाया है यहाँ पे, ये क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। इस वजह से ये क्या करता है, पेयरिंग नहीं करवा पाता है। तो पेयरिंग नहीं करवा पाता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा COF6 3- है, ये क्या कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है। सो इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और ये क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि sp3d2 इसका हाइब्रिडेशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को बताया +3 में देखो ये कैसे होता है, 3d होता है यहाँ पे, और 4s यहाँ पे, और 4p और 4d यहाँ पे। ये यहाँ पे इसके जो शेल्स हैं, ये क्या है, यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को, देखो एक s है, 3p है और 2d है, तो इस वजह से ये sp3d2 फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब क्या, फॉल्स, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात की गई है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पर बोला गया है कि डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मेरा ए से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो हम यहाँ पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो क्या होता है, फॉल्स रिएक्शंस होता है, जो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में क्या करता है, और फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर को। तो यहाँ पर डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोला गया है इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिफाइन करते हैं। तो रेट लॉ आप लोग सभी लोग जानते रहेंगे। रेट लॉ किसके लिए डिफाइन होता है, रिएक्टेंट के लिए। तो जो हमारा रिएक्टेंट होता है यहाँ पे क्या होता है, ए से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का। तो ए हमारा क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, और किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जो रेट होता है हमारा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और नॉट हो जाता है यहाँ पे। तो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय क्या हो जाता है, dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो नॉट है वो हमारा क्या शो कर रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। तो माइनस डी ए डिवाइड बाय यहाँ पे क्या, dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट हो जाता है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो dt है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट यहाँ पे क्या आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ए नॉट से ए टी की तरफ हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ए नॉट हमारा क्या होता है, जब टाइम हमारा क्या था, जीरो था, तो वो ए नॉट था, और जब टाइम क्या हमारा टी के ऊपर गया तो उसे क्या बोलते हैं, ए टी बोलते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं किसका, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी की बात करते हैं। किसका, डी कंसंट्रेशन ऑफ माइनस ऑफ के डी टी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाता है कि माइनस ऑफ के डी टी, के क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो वो बाहर निकल जाता है, और डी टी का क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टी से क्या आ रहा है, ए नॉट आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाता है यहाँ पे। तो माइनस ऑफ ए नॉट प्लस, अगर हम यहाँ पर माइनस इसका साइन यहाँ पर क्या करेंगे, ए नॉट को यहाँ पर दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ ए नॉट प्लस क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ क्या, ए टी। ए टी माइनस ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है, के टी हो जाता है। तो k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई क्या हो जाता है, ये t हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। k की वैल्यू क्या हो जाती है, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई टी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके डेरिवेटिव इक्वेशंस के लिए। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस के मतलब जो इक्वेशंस होते हैं या फॉर्मूले होते हैं वो यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एल्डोहल कंडेंसेशन के बारे में पूछा गया है, किसका, इथेनॉल का। अगर यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इथेनॉल दिया गया है। तो इथेनॉल हमारा क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H दिया गया है। इसका रिएक्शन होता है किसका, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हट जाता है वहां पर से, और फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ। ये भी हमारा क्या होता है, इथेनॉल होता है। तो यहाँ पर हम देखो रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है एसिडिक कंडीशंस में, और यहाँ पर ऐसे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो इससे हम क्या बोलते हैं, ब्यूट टू इनॉल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्टली रिएक्शन आया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में। ये हमारा क्या है, एल्डोहल कंडेंसेशन है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन एनामेलस बिहेवियर। एनामेलस बिहेवियर क्या होता है कि अगर कुछ अलग बिहेवियर शो कर रहा है हमारा जो ऑक्सीजन ग्रुप 16 है,
हम उसकी बात करते हैं, वो क्या अलग बिहेवियर शो कर रहा है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कि एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी मीन्स वो एटम जो है वो हमारा क्या कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या O2 के फॉर्म में या फिर O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। अगर उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसे आप पैरामैग्नेटिक कैसे होता है ये आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का -1 -2 +1 +2, और +1 किसके साथ होता है, फ्लोरीन के साथ होता है। फ्लोरीन जैसे कि O2F2 स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, +1 के फॉर्म में होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं फॉर द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड इनटू एनहाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो एसिटिक एसिड से हम क्या कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एनहाइड्राइड आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा रहेगा। जो एसिटिक एसिड, अगर मैंने 2 एसिटिक एसिड का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, तो वहाँ पे वाटर जो है वो बाहर निकल आता है, और सॉरी वाटर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल आ जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं वहाँ पे एसिटिक एसिड का क्या कर देते हैं, सॉरी एनहाइड्राइड का क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, एसिटिक एसिड इंटू इथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है। अगर हमें इसे क्या करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या किसके प्रेजेंस में होगा, LiAlH4 के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। मीन्स CH3 क्या हो जाता है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम हटा करके H2 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो CH3CH2OH मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, इथेनॉल, या फिर इथेनॉल बोल सकते हैं, या फिर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और इसी क्वेश्चन में हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, मिथाइल फिनाइल अमाइन का स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मिथाइल फिनाइल का स्ट्रक्चर्स कुछ हमारा ऐसा होता है, इसके IUPAC नेम के बारे में बोला गया था। IUPAC नेम जो होता है हमारा, इसका एन मिथाइल एनिलीन होता है, या फिर एन मिथाइल बेंजीन अमाइन होता है यहाँ पे। और इसका स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होता है कि एक जगह क्या होता है, और यहाँ पर अमाइंस होता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। और एक जगह कहीं भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और तो पैरा मेटा पे कहीं पर भी अगर मेरा मिथाइल लग गया, वहाँ पे हम उसके यहाँ बोलेंगे एन मिथाइल एनिलीन बोलते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन। 99.9% मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है अगर कोई रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या दिया गया है, T99.9 इज इक्वल टू ये 3T90। ये मैंने आंसर आप लोगों को यहाँ पे पहले बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग A नॉट की बात करेंगे। A नॉट जो है वो हमारा हम क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं पहले। और 80 हमें अगर टाइम कुछ बीता है तो हमें क्या 99.9% हमें क्या रिएक्शंस कंप्लीट हुई है। इस रिएक्शन कंप्लीट हुई है मीन्स वो 80 की वैल्यू दी गई है हमें। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अगर हम जब दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। तो वैसे हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 2.303 डिवाइड बाय क्या, T लॉग ऑफ क्या, A नॉट अपॉन 80। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो A नॉट होता है वो हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। आप इस ट्रिक से, मैं अपने ट्रिक से याद करता हूँ इसे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ, और ज्यादा अपॉन कम। ज्यादा जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, ज्यादा हमारी क्या होती है, A नॉट की वैल्यू होती है, वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। जो ऊपर जो वैल्यू रहेगी ना वो हमेशा ज्यादा रहेगी। तो हम ऐसे प्रोसीड करता हूँ, मैं तो ऐसे याद करके रखा हूँ कि ज्यादा अपॉन कम, तो जो हमें ज्यादा वैल्यू रहेगी वो हमारी ऊपर ही रहेगी हमेशा। तो हम लोग T99.9% के लिए पहले देखते हैं, उसका टाइमिंग देखते हैं। इक्वल टू क्या दिया गया है, 2.303 डिवाइड बाय क्या, K। यहाँ पर T जब हम क्या करते हैं, इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो K नीचे आ जाता है, यहाँ पे लॉग 100 अपॉन क्या हो जाता है, 0.1 हो जाता है। तो इसे हम देखेंगे यहाँ पे 2.303 अपॉन क्या हो जाता है, K हो जाता है, लॉग ऑफ क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो जो लॉग ऑफ 1000 हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं उसको, जब हम लॉग कैलकुलेट करेंगे। तो 2.303 अपॉन K इज इक्वल टू इंटू कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। अब हम किसकी बात करेंगे, T90 की। किसकी, T90 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जो फॉर्म T90 के लिए A नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किसी के लिए भी अगर हम स्टार्टिंग देखेंगे तो वो 100 के लिए ही हो रहा है, बट उसका कंप्लीशन कितना दिया गया है, यहाँ पे 90% दिया गया है। तो 80 इज इक्वल टू 100 माइनस की क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 90 हो जा रहा है। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देख लो कि T90 के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K और लॉग ऑफ, मैंने जैसे बताया कि ज्यादा अपॉन कम, मतलब क्या, ज्यादा वैल्यू मेरी किसकी है, 100 की, और 10 किसकी है, छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे log 10 मिल जाएगा। log 10 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे
देखो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या के लॉग ऑफ 10 हो जा रहा है यहाँ पे। अगर हम ये दोनों को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने को कितना आ जा रहा है, और 2.303 डिवाइड बाय के इंटू क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। वैसे 2.303 अपॉन क्या हो जा रहा है के हो जा रहा है, तो 2.303 अपॉन के जो हो जा रहा है वो कट जा रहा है, तो इज इक्वल टू अपने को क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा T99.9% है वो हमारे क्या 3 टाइम्स ऑफ क्या है T90 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किसका, केमिकल काइनेटिक्स का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। सो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। तो 28 क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बारे में फॉर गैसियस रिएक्शंस के बारे में। तो गैसियस रिएक्शन के बारे में डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में बताना है। तो हमें डेल्टा एच क्या होता है हम बता सकते हैं यहाँ पे। डेल्टा एच हमारा क्या होता है एंथैल्पी होता है, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करते हैं हम लोग, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, और पी होता है यहाँ पे, और डेल्टा वी क्या होता है चेंज इन क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे V1 हो जाता है, फॉर किसके लिए गैसियस रिएक्शन के लिए। अगर हम गैसियस रिएक्शंस की बात करें तो डेल्टा वी हमारा क्या हो जाता है नेग्लेक्टेड हो जाता है, क्या हो जाता है नेग्लेक्टेड हो जाता है। क्यों नेग्लेक्टेड हो जाता है, हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर हम जो क्या करते हैं कि अगर वॉल्यूम लेते हैं किसका, अगर मेरे पास कोई कंटेनर है तो हम उसका क्या कर रहे हैं वॉल्यूम ले रहे हैं, तो वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, मतलब जो हमारा वो वॉल्यूम होता है ना वो क्या हो जाता है कि कंटेनर का वॉल्यूम जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है वॉल्यूम हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे वी कैन हैव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप लोग ने सभी लोग ने देखा रहेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या होता है हमारा, ये हमारे क्या होते हैं क्वेश्चंस, मतलब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशंस होते हैं। तो पीवी हम दो रिएक्शंस के लिए देख रहे हैं पहले, तो PV1 इज इक्वल टू N1 RT, PV2 इज इक्वल टू N2 RT। यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या होता है हमारा P डेल्टा V होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V को हम लोग ने निगलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे हम P की वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है N2 RT माइनस क्या N1 RT। यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें डेल्टा यू मिलता है, और N2 माइनस क्या हो जाता है N1 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है RT की वैल्यू हम बाहर यहाँ पर ले लेते हैं इसे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अब N2 माइनस N1 क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट N2 क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इसे हम डेल्टा Ng की टर्म्स में रखते हैं। Ng हमारा क्या होता है, G किस लिए होता है गैसियस प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए गैसियस फॉर्म के लिए। अगर मेरे पास गैसियस फॉर्म में कोई प्रोडक्ट है तो उसे हम Ng के फॉर्म में शो करते हैं। तो ये डेल्टा Ng की वैल्यू देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NgRT होता है यहाँ पे। तो डेल्टा Ng यहाँ पे मैंने शो कर दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उसी में देखते हैं हम लोग, यहाँ वल्कनाइजेशन पूछा है। तो वल्कनाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम नेचुरल रबर को क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं क्रॉस लिंकिंग करवा करके किसका सल्फर का, और इलास्टोमर्स में से क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं रबर का इम्प्रूवमेंट करते हैं, यहाँ पे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं इंप्रूव करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो लिखा है इट्स केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर होता है वो क्या करता है इंट्रोड्यूस करता है खुद को क्रॉस लिंकिंग करवा करके ऑफ सल्फर इनटू इलास्टोमर्स। सल्फर से किसमें चेंज होता है इलास्टोमर्स में। जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे रबर, जो रबर होता है वो क्या होता है इलास्टिक इन नेचर होता है, वो क्या करता है इंप्रूव करते हैं उसकी, हम लोग क्या करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। वो जल्दी जो रबर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हार्ड रबर है वो जल्दी टूट जाता है, मतलब अगर इलास्टिक इन नेचर है तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वल्कनाइजेशन। सो 29 क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं हम लोग को। 29 जो हमारा क्वेश्चंस है वो क्या दिया गया, सिल्वर क्रिस्टलाइंस इन एफसीसी स्ट्रक्चर्स। अगर सिल्वर क्रिस्टलाइन का क्या दिया गया एफसीसी स्ट्रक्चर दिया गया, तो आप लोग सभी लोग जानते रहोगे। तो एफसीसी क्या होता है हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल्स। इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर्स, कैलकुलेट डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, Z इंटू क्या होता है M होता है, और अपॉन Na इंटू क्या A क्यूब होता है। A क्या होता है हमारा एज लेंथ होता है यहाँ पे, Z क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, Na हमारा क्या होता है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, और M क्या होता है यहाँ पे हमारा यहाँ पे सिल्वर का मोलार मास होता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर देखो 4 इंटू क्या कर दिया 108 कर दिया यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर का मोलार मास हमें 108 दिया गया यहाँ पे, और 6 इंटू 10⁻23 आप सभी लोग जानते रहोगे ये हमारा क्या होता है एवोगैड्रो नंबर होता है। और हमारा एच लेंथ है वो कितना दिया गया है 400 पिकोमीटर दिया गया है। तो 4 इंटू 10⁻⁻8 में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया इसका सेंटीमीटर्स के टर्म्स में। ये क्या हो जाता है इसका क्यूब हो जाता है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो आप 18 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻1 हो जाता है। और यहाँ पे इसे हम लोग क्या करते हैं 180 डिवाइड बाय 16, तो जो हमारी डी की डेंसिटी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 11.25।
ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी क्या आती है, वैल्यू आती है किसकी, और सिल्वर क्रिस्टलाइन एफसीसी स्ट्रक्चर्स की वैल्यू आती है, उसकी डेंसिटी की वैल्यू आती है। सो क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर प्रोसीड करते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 29 ही है। उसमें हेलो फॉर्म की बात करते हैं, किसकी, हेलो फॉर्म की बात करते हैं। तो हेलो फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया गया, ये कीटोन है, कीटोन का हम लोग क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ और I2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOI के। ये हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस दे रहा है, और क्या CHI3 दे रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन से ही बोलते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस आयोडीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गया है, दिया गया है डिफाइंड डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पर देखो, डायस्टीरियोमर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। और यहाँ पर देखो, नॉन मिरर इमेजेस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर दो अगर मेरे पास क्या है, नॉन मिरर इमेजेस है, वो क्या होते हैं आपस में, क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो CONH3 4 Cl ट्वाइस और प्लस की बात की गई है यहाँ पे, सीस और ट्रांसफॉर्म की। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स। पहले तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 6 लोग लगे हैं, तो 6 लोग क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। यहाँ पे देखो 4 जो है वो NH3 वो क्या है, प्लेन में है, और एक आउटसाइड द प्लेन है, और जो ऊपर वाला है, और एक बिलो द प्लेन है। यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है। और CO जो हमारा होता है वो क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है। तो अगर देखो आप देखने की कोशिश करोगे तो Cl क्या है, अपोजिट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। और Cl देखो अगर यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर्स में क्या है, वो एक दूसरे के पास है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सी स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। ये क्या होती है, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया, SHE इलेक्ट्रोड के बारे में, किसके, SHE इलेक्ट्रोड के बारे में। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए होता है। क्या होता है, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, किसी भी मतलब जैसे कि समझ लो किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SHE का यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है और कैलुमल इलेक्ट्रोड, क्या कैलुमल इलेक्ट्रोड। अब अननोन हाफ सेल्स की बात करते हैं यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि SHE इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया, एक्सप्लेन डाउ प्रोसेस। क्या दिया गया, एक्सप्लेन डाउ प्रोसेस ऑफ क्या, फिनॉल। और डाउ प्रोसेस जो होता है हमारा क्या होता है, किसका, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होता है, किसके साथ, NaOH के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट द 623 केल्विन पे। तो यहाँ क्या हो जाता है, O माइनस हो जाता है यहाँ पे, और Na प्लस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, O माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है क्लोरीन की जगह पे। फिर इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ। यहाँ पर क्या OH फॉर्म करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और NaCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, और OH ही रहता है, और फिर यहाँ पे Br2 के साथ फॉर्मेशन करवाते हैं। तो H2O के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रोमीन जो है वो हमारा क्या, 2 ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे आकर के क्या हो गया, अटैच हो गया है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फिनॉल भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, डाउ प्रोसेस होता है। अगला यहाँ पर देखो ग्रुप 15, इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या पूछा गया है, स्टेबिलिटी के बारे में। ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 के बारे में। जो ग्रुप 15 हमारे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा क्या होता है कि 1s2 2s2 2p3 होता है। जो 2p3 होता है तो p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो तीनों में क्या हुए रहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फील हुए रहते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन फील हुए मीन्स वो क्या है, हाफ फील्ड है। वैसे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 में हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 ऑर्बिटल है, p के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या होता है, ऐसे न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, और इसे क्या करते हैं, हाफ फील्ड कंसिडर करते हैं। तो जो हाफ फील्ड होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है, फुल्ली फील्ड, फिर उसके बाद हाफ फील्ड, फिर न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप 15 होता है वो क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे, और नॉन हाफ फील्ड से। नॉन हाफ फील्ड कौन होता है, यहाँ पे हमारा ग्रुप 16। और तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये भी बताया है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है कौन, यहाँ पर ब्रोमीन वाला। सो थैंक यू, आप लोगों को समझ में आ रहेगा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स।